नमस्कार मित्रों, नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्राचीन विज्ञान की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सदियों से मानव जीवन को समझने, उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायक रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ज्योतिष शास्त्र। कई बार हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। लेकिन ज्योतिष को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ भविष्यवाणी का जरिया। आज हम ज्योतिष के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे और इसके साथ साथ हम इसके मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शब्द ज्योति और ईश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश का ईश्वर, या हम दूसरे शब्दों में कहें प्रकाश का विज्ञान। और यह सिर्फ भविष्य जानने का तरीका नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूदा, ब्रह्मांड मतलब आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रों और राशियों के प्रभाव का अध्ययन है जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इसे एक विज्ञान क्यों कहा जाता है? जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान में कोई नियम होते हैं, रूल होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, उसके आधार पर कोई सिद्धांत लागू होता है। सेम इसी तरह ज्योतिष के अंदर कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, यानी गणितीय गणनाएं होती हैं। उसी के ऊपर ज्योतिष आधारित होता है। ये हमें बताता है कि आकाश में खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियन बॉडी की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, और जो उनकी मूवमेंट है वो हमारे व्यक्तित्व, हमारे ऊपर और हमारे भाग्य पे कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और कैसे हमारे ऊपर असर डालती हैं। ज्योतिष हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं। और यह एक तरह से ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट को समझने का प्रयास है जो हमारे जन्म के समय आकाश में खींचा गया था। तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष क्या हैं। जैसे हर एक चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं, ऐसे ज्योतिष में अगर हम पहले फंडामेंटल की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं नवग्रह, यानी 9 प्लैनेट्स। हालांकि ये सभी खगोलीय पिंड वैज्ञानिक रूप से ग्रह नहीं है। जैसे अगर सूर्य देखें एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, और जो राहु केतु हैं वो छाया ग्रह हैं, एक मैथमेटिकल पॉइंट्स है, पर हमने इन्हें ज्योतिष के अंदर ग्रह माना है क्योंकि ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी जो चीज़ें हमारी पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही हैं उसे हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रह मान लिया है। तो आइए हम इन नवग्रह के बारे में जानते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है सूर्य। सूर्य से हमें क्या पता लगता है? सूर्य हमारे लिए आत्मा का कारक है, पिता है, सरकार है, स्वास्थ्य है और सम्मान का कारक है। इसी तरीके से दूसरा ग्रह आता है मंगल। मंगल लाल ग्रह है, अगर आप देखते हैं मंगल पे पहुंचे, एक लाल ग्रह है, एनर्जी है, इसमें ऊष्मा है, गर्मी है। तो ये हमें क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है, साहस देता है। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी प्रतीक है। और जैसे मंगल लाल ग्रह है, ये क्रोध का कारक भी है। मंगल से हम भूमि का विचार भी करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। मरकरी हमारे किसका है? बुद्धि का कारक है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, शिक्षा का है, और इसके साथ साथ ये व्यापार का भी कारक है। बिजनेस के लिए भी हम, इसका मतलब हम बुद्धि के लिए यानी इंटेलेक्चुअल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए हम किस पे देखेंगे किस ग्रह का इन्फ्लुएंस रहता है? बुध ग्रह का। और जैसे अब नेक्स्ट ग्रह पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति अगर हम देखें मैथोलॉजिकल के अंदर, ये देवताओं के गुरु हैं। तो ये गुरु हो गए, तो गुरु से हमें क्या, गुरु का क्या कनेक्शन बनता है? गुरु का कनेक्शन बनता है ज्ञान का, धर्म का, धन का। इसके साथ साथ ये संतान का कारक होते हैं, भाग्य का कारक भी होते हैं। तो हम बृहस्पति से ज्ञान, धर्म, गुरु, धन, संतान, भाग्य कारक का कनेक्शन बैठता है इसके अंदर, ये इन्फ्लुएंस करता है। और शुक्र जैसे नाम आता है वीनस, एक ऐसी मायने पिक्चर आती है खूबसूरती वाली। तो ये किस चीज़ का दिखाता है? वीनस हमारे जीवन के अंदर प्रेम को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है। हमारी जो मैरिज होती है वो शुक्र को दिखाती है, आर्टिस्टिक वर्क को दिखाती है,
और विलासिता का कारक है। विलासिता मतलब कि फिजिकल, जो फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं लग्जरी वाली, उन चीज़ों का हमारा ये कारक है। इसके बाद आता है शनि। शनि से जैसे देखते हैं कि सारे लोग घबराते हैं शनि से, क्योंकि शनि को जो हमारे ज्योतिष के अंदर है ना, इसे डिसिप्लिन का कारक माना गया है। यानी हर एक इंसान को डिसिप्लिन रहना सिखाने का काम शनि का है। इन्हें कर्म का कारक भी बोला गया है, इन्हें न्याय का भी बोला गया है, इन्हें विलम्ब, दुख और आयु का कारक भी माना गया है। तो शनि से हम क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं, न्याय देखते हैं, अनुशासन रहते हैं, विलम्ब देखते हैं, दुख देखते हैं। आयु का विलम्ब मतलब किसी भी कार्य में विलम्ब होना, अगर संतान हो रही है संतान होने में विलम्ब होना, अगर हमारी जॉब लग रही है तो जॉब में के अंदर, नौकरी के अंदर देरी होना। तो इस तरीके का सारा कारण जो शनि है वो देरी का कारण भी होता है। इसके बाद आता है राहु। राहु एक्चुअल में कोई ग्रह नहीं है, एक मैथमेटिकल पॉइंट्स है जो यहाँ पे जब जब ये बोलिए, जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा मूवमेंट करता है, यानी चंद्रमा चक्कर लगाता है, और उस मूवमेंट से अगर जो सूर्य भी का पाथ होता है, यानी उसे सन एक्लिप्टिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उसे हम राहु और केतु पॉइंट बोलते हैं। अभी इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपसे समझिए कि राहु और केतु होते हैं। और जो राहु से हम कैसे समझते हैं? राहु है भ्रम का, ये हमारे को भ्रमित करता है। माया का भी है, इवन में कुछ सडन इवेंट्स हो जाएं उसका भी कारक है। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हर कोई जानना चाहता है आज के युग के अंदर, ये विदेश यात्रा का कारक भी राहु है। अगर आपकी कुंडली में राहु की दिशा, महादशा, अंतरदशा, कुछ भी कोई कनेक्शन बन रहा है राहु से, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर आपको विदेश यात्रा का जाने की संभावना हो सकती है। उसके बाद आता है छाया ग्रह केतु। केतु किस चीज़ का कारक है? केतु को एक धार्मिक, माइथोलॉजिकल भी बोला गया है, यानी इसका आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ ये मोक्ष का कारक है, वैराग्य का कारक है। वैराग्य मतलब कि डिटैचमेंट देता है ये किसी भी चीज़ से। राहु होता है वो अटैचमेंट देता है, और जो केतु होता है वो डिटैचमेंट देता है। इसके साथ साथ ये गुप्त विद्याओं का कारक भी है। जो तंत्र मंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो केतु कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम एक उदाहरण से समझें, यदि किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का मतलब हो गया हायर पोजीशन होकर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, यानी मजबूत स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर लीडरशिप आएगी, नेतृत्व क्षमता बड़ी होगी, वो कॉन्फिडेंट होगा उसके अंदर, यानी उसमें आत्मविश्वास भर भर के बड़ा होगा। और उसकी जो सन होता है, ये जो सूर्य होता है, वो हमारे स्वास्थ्य का भी कारक होता है। तो यानी अगर सन अच्छी पोजीशन में तो उसकी अच्छी सेहत देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरी तरह से एग्जाम्पल देखें शनि के बारे में, अगर शनि पीड़ित होगा यानी कमजोर होगा, पीड़ित होगा, हम ये जानेंगे कि पीड़ित कैसे होते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए अगर पीड़ित होगा, पीड़ित मतलब कमजोर होगा या बुरे प्रभाव में होगा, तब भी शनि ऐसा होगा तो क्या करेगा? ये व्यक्ति के कैरियर में संघर्ष या स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, या तो उसके कैरियर में परेशानी आएगी या उसका हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ये मैंने एक मोटा मोटी एक एग्जाम्पल दिया है नवग्रह का, हम इसके विस्तृत चर्चा भी करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। अब हम ज्योतिष के एक नए अलग अलग घटक की बात करते हैं जिसे बोलते हैं राशियाँ, और अंग्रेजी में बोलते हैं जोडियक साइन। देखिए राशियाँ जैसे आप जानते हैं आकाश मंडल को हमने क्या कर दिया? 12 बराबर भागों में बांट दिया, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? राशियाँ कहते हैं। प्रत्येक राशि की डिग्री 30 डिग्री होती है, क्योंकि जो आकाश मंडल है हमने उसे सर्कल की तरह माना है, और सर्कल की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर उसे हम 12 से भाग कर दें तो एक डिग्री की मान 30 डिग्री आ गया, एक राशि का मान 30 डिग्री आ गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 360 गज का एक गोल प्लॉट है जिसके 12 मेंबर हैं। तो 12 मेंबर ने कहा कि हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए, हमें प्लॉटिंग करनी है, अपना घर बनाना है। तो उसे घर बनाने के लिए 360 गज को 12 लोगों ने बांट दिया, तो हर एक के हिस्से में 30-30 गज जमीन आई। ऐसे ही सबके हिस्से में कितनी आई? 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। जो प्लॉट आया उस प्लॉट का एक नामकरण किया गया। जैसे जो पहला प्लॉट आया उसका नाम दिया गया मेष, यानी मेष राशि। और जैसे अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो जो 12 मेंबर्स थे उनका कोई ना कोई ओनर भी होगा। तो ऐसी जो मेष राशि है उसके ओनर है मंगल ग्रह। और जो दूसरा प्लॉटिंग की यानी दूसरी राशि आई वो आई वृषभ, जिसे अंग्रेजी में तोरस बोलते हैं, उसके स्वामी है शुक्र।
जो तीसरी राशि आई वो है जैमिनी, जिसे इंग्लिश में जैमिनी बोलते हैं, हिंदी में मिथुन। उसके स्वामी हैं बुध। चौथी राशि आई कर्क। कर्क को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और पांचवी राशि आती है सिंह। सिंह को अंग्रेजी में लियो बोलते हैं, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्यदेव महाराज जी। छठी राशि आती है कन्या, जिसे अंग्रेजी में वर्गो बोलते हैं, जिसके स्वामी होते हैं बुध। इसके बाद सातवीं राशि आती है तुला। तुला को अंग्रेजी में लिब्रा बोलते हैं, जिसके राशि स्वामी शुक्र होते हैं। इनके शेप का भी हम वर्णन करेंगे कि राशियों का एक आकार होता है, उसका हम आने वाली वीडियो में वर्णन करेंगे। खाली अभी आपको एक तरीके से समझाया जा रहा है ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र की समझ आ जाए, इनके घटक पता लग जाए कि ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या घटक होते हैं। हम तुला पे थे। तुला के बाद आता है वृश्चिक। वृश्चिक पे को अंग्रेजी में स्कॉर्पियो बोलते हैं और इसका स्वामी होता है मंगल। उसके बाद आता है नौवीं राशि होती है धनु। धनु को बोलते हैं सैजिटेरियस और इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। 10वीं राशि होती है मकर राशि, इसे अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और इसके स्वामी शनि मदेव महाराज जी होते हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ, जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं और उनके स्वामी ग्रह होते हैं शनि। 12वीं राशि मीन, जिसे अंग्रेजी में पाइसेस बोलते हैं और उनके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इस तरीके से हमने आकाश मंडल को 12 भाग में या 12 प्लॉट में इस तरह से हमने विभाजित कर दिया है। अब इसे हम कैसे समझें, एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी का जन्म सिंह राशि में हुआ है, सिंह राशि में हुआ है, तो सिंह राशि को अंग्रेजी में कहते हैं लियो और इसका स्वामी कौन है? पांचवी राशि सिंह, लियो का स्वामी सूर्य होते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व में सिंह के गुण जैसे सिंह होता है पूरे जंगल का राजा होता है, ऐसे ही उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होंगे? एक तो वो कॉन्फिडेंट होगा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी और उसका एक अलग ही अंदाज होगा, वो शाही अंदाज देखने को मिलेगा। वो हमेशा देखेगा आपको शाही तरीके से रहता हुआ मिलेगा। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति की कर्क राशि वाला व्यक्ति है, तो जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, आपने चंद्रमा को देखा होगा, वो क्या होगा 15 दिन तक बढ़ता है, उसके बाद घटता रहता है। तो ऐसे इंसान क्या होता है, अंदर से भावुक होता है। भावुक होता है तो क्या होता है, वो देखभाल करने वाला होता है और घरेलू भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। ये तो बात की हमने राशियों की। घटक आता है भाव। जन्म कुंडली को 12 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम भाव या घर कहते हैं। हर भाव जीवन के एक विशिष्ट पहलू को दर्शाता है। जैसे ये भाव कुंडली में लगन से शुरू होते हैं। अगर आप कुंडली में पहले ऊपर वाला घर देखेगा, लगन से शुरू होते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। एंटी क्लॉक में इसनों का घर का नंबर होता है। जैसे आपने प्रथम भाव को लग्न माना है, इसे लग्न भाव भी बोलते हैं। और इससे हमें क्या पता लगता है? प्रथम भाव से हमें व्यक्तित्व का पता लगता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा शरीर कैसा है, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा आत्म छवि कैसी रहेगी। इसके बाद आता है सेकंड भाव, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से हमें क्या पता लगता है? धन का इससे हमारे को संचित धन, परिवार, कुटुंब, वाणी और भोजन का ध्यान हम द्वितीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव, इसका भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये खाली अभी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। तृतीय भाव, तीसरे भाव से हम क्या जानते हैं? तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन को जानते हैं, अपने पराक्रम को जानते हैं, पुरुषार्थ को जानते हैं हम, उससे हम छोटी यात्राएं को देखते हैं। इसके साथ हम तीसरे भाव से कम्युनिकेशन को देखते हैं, जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो गया उससे भी देखते हैं हम। फिर आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को हम क्या बोलते हैं? सुख भाव भी बोलते हैं। इसके अंदर सारे सुख होते हैं हमारे, जैसे माता का सुख, घर का सुख, संपत्ति का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख। तो ये सारा हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। पंचम भाव कुंडली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? संतान देखते हैं, जातक की शिक्षा देखते हैं, उसके प्रेम संबंध देखते हैं। प्रेम संबंध से समझ लिए अफेयर्स देख सकते हैं उसके, और उसकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता देख सकते हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद आता है छठा भाव। छठा भाव को अगर देखें तो ज्योतिष के अंदर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। अगर जनरली हम देखें हैं तो छठे भाव से हम शत्रु को देखते हैं, रोग को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, और उसके साथ साथ हम नौकरी को भी यहीं से देखा जाता है। और जो कंपटीशन होते हैं, जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, वो भी हमारे छठे भाव से देखे जाते हैं। इसके साथ साथ सप्तम भाव,
सप्तम भाव मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे किसका है, विवाह का भाव है, बिजनेस साझेदारी का है, हमारा डेली आजीविका का ग्रह है, हमारा ये भाव है। अष्टम भाव को भी, आठवें भाव को भी ज्योतिष के अंदर अच्छा नहीं माना गया। ये आयु का भाव है, इसके अंदर ये रहस्य का भाव है, विरासत का भाव है, ये मृत्यु का भाव है। इसके अंदर आकस्मिक दुर्घटनाएं भी देखी जाती हैं, इसमें आकस्मिक लाभ भी देखे जाते हैं, आकस्मिक नुकसान भी देखे जाते हैं, इसलिए इसे, और आयु का भाव भी है ये, जहाँ से मृत्यु को भी देखते हैं। तो इसे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, वो डिपेंड करता है कुंडली के हिसाब से। इसके आता है नवम भाव। नवम भाव किसका होता है, आपका लक का है, कि आपका लक कैसा है, आपके धर्म का है, कि आपके जीवन में धर्म कैसा रहेगा। पिता को भी यहीं से देखते हैं। इसके साथ साथ ऊंची शिक्षा, हायर एजुकेशन, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। इसके साथ साथ जो आप लंबी यात्राएं करते हैं वो भी नवम भाव से देखी जाती हैं। उसके बाद आता है दशम भाव। दशम भाव आपकी आजीविका यानी कर्म भाव है इसके अंदर। तो कर्म से क्या देखते हैं हम, कर्म से आपका कैरियर आएगा, इसके अंदर आपका प्रोफेशन, व्यवसाय आएगा, इसमें आपकी मान सम्मान भी देखा जाएगा। आपको लोग कैसे देखते हैं, यानी आपकी पब्लिक इमेज, आपकी सार्वजनिक छवि कैसी है, उसे भी देखा जाएगा। उसके बाद आता है एकादश भाव, जिसे लाभ भाव भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं, आपकी डिजायर क्या है। तो एकादश भाग से आपकी डिजायर देखी जाती है, आपके फ्रेंड्स को देखा जाता है, आपकी आय कितनी होगी, आपके लाभ कितने होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो एकादश भाव से ही देखा जाता है। उसके बाद आता है द्वादश भाव, जिसे हम व्यय भाव भी बोलते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, इसके अंदर व्यय देखा जाता है, हानि देखी जाती है, विदेश यात्रा भी यहीं पर देखी जाती है, शैया सुख भी यहीं पर देखा जाता है, यानी निद्रा, हॉस्पिटलाइजेशन भी यहीं से देखा जाता है। आपका मोक्ष का भाव भी यही है। तो इन भाव से हमें क्या पता लगता है, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए किसी के दशम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति ग्रह की पोजीशन है दशम भाव के अंदर। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने कैरियर में ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उन्नति प्राप्त हो सकती है। और यदि वही सप्तम भाव में कोई पीड़ित ग्रह है, यानी कोई ग्रह पीड़ित है, तो क्या कर सकता है, वो वैवाहिक जीवन में चुनौतियां ला सकता है। इसके बाद एक घटक और आता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसे हम बोलते हैं नक्षत्र। आप लोगों ने सुना होगा नक्षत्र, कि मेरे यहाँ नक्षत्र खराब चल रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। अब चंद्रमा के आधार पर 27 नक्षत्रों का विभाजन किया गया। हर नक्षत्र का अपना एक स्वामी ग्रह होता है और अपने विशेष गुण होते हैं। नक्षत्रों का उपयोग भविष्यवाणी की और अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है। इसकी हम नक्षत्र पे अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक बड़ा विस्तृत है। उसके बाद अगर हम ज्योतिष शास्त्र में बात करें तो एक अलग आता है उसके अंदर जन्म कुंडली, जिसे हम बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। तो जब हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं, किसी भाव को, राशि को, ग्रह को, नक्षत्र को, तो उन सबको किससे क्या बन जाती है, हमारी एक सबको एक एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके हमारी क्या बनती है, जन्म कुंडली बनती है। तो इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक जन्म कुंडली बना लेते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में होरोस्कोप भी कहते हैं। और ये क्या बोलती है, ये आपके जन्म के समय, जब भी कोई जातक, ये आपके जन्म के समय स्थान और तिथि के आधार पर उस समय क्या ग्रह की पोजीशन थी, उसका एक स्नैपशॉट बना लेता है। मतलब कि आकाश में क्या थी उसके, जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमने आकाश का एक स्क्रीनशॉट लेके बना लिया, जो हमारे कुंडली कहलाती है। और ज्योतिष जो होता है, यानी हम जो एस्ट्रोलॉजर होता है या ज्योतिषी होता है, इस कुंडली का विश्लेषण करके आपके क्या क्या बताएगा, आपके व्यक्तित्व को बताएगा, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं उसको बताएगा, आपके जीवन पथ में को समझने का प्रयास करते हैं कि आपके क्या क्या लाइफ में क्या क्या इवेंट्स और कैसे कैसे और कब कब होंगे, उसे जानने का प्रयास होता है कुंडली में। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये काम कैसे करता है, जो कुंडली है वो काम कैसे करती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप पैदा होते हैं तो आकाश में प्रत्येक ग्रह एक निश्चित राशि में होता है। जैसे हमने बताया राशि क्या होता है, एक प्लॉटिंग हो गई आकाश मंडल की, एक राशि में होता है और भाव में स्थित होता है। जो एक पार्टिकुलर राशि और भाव में स्थित होता है, तो जो ये पोजीशन होती है ना, जो आपकी ब्रह्मांडीय डीएनए की तरह होती है। जैसे हर एक का डीएनए होता है ना, ऐसी ये आकाश का एक डीएनए है, उसकी तरह होती है। जो ब्रह्मांडीय डीएनए है एक कोडिंग के अंदर होता है ये सारा कुछ, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और ये नॉलेज किसके पास होती है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास होती है। तो इस सारे ब्रह्मांडीय डीएनए को डिकोड करने के लिए क्या होगा, एक ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी।
और ज्योतिष क्या करता है, इस कुंडली को पढ़कर बताता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है और किन ग्रह के साथ संबंध बना रहा है। तो ये क्या होता है, जब इन सभी कारकों के संयोग से, यानी हर एक ग्रह का अपना फंक्शन है, एक राशि का अपना फंक्शन है, भाव का अपना फंक्शन है, जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो इससे क्या पता लगता है, आपके जीवन की घटनाएं और जो आपका नेचर है, प्रवृत्तियां हैं, वो पता लगती हैं। अब मन में यह सवाल आता है, ये पता लग गया, लेकिन ज्योतिष का उद्देश्य और क्या क्या है। तो देखिए, ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य केवल भविष्यवाणी करना नहीं है कि आपको देखा भविष्यवाणी कर दी, इसके कई गहरे अर्थ हैं। जैसे अपनी शक्तियों को और कमजोरियों को समझने में मदद करता है ज्योतिष, यानी आप ये कह लीजिए हमें सेल्फ नॉलेज प्राप्त होती है इससे, कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और क्या क्या हमारी कमजोरी हैं। और इसके साथ साथ ये हमें ज्योतिष ये भी बताता है कि हमारे पूर्व कर्मों का हमारे वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या समझने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा होगा, यानी हमें कर्मा की क्या होगी, हमारे कर्म हैं उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है, जब हमें पता होता है कि कुंडली से जब हमें पता लग जाता है कि कौन कौन सी जो पीरियड है वो स्ट्रगल वाला हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बारिश होने वाली है, अगर आपको मालूम है कि बारिश होने वाली है, अगर आप पहले से ही उसको प्रोटेक्शन लेकर चलेंगे, आप छतरी लेके चलेंगे, रेन कोट लेके पड़ेंगे, तो आप क्या उन चैलेंज से बच सकते हैं। तो यही काम एक कुंडली के द्वारा हम ऐसी स्थिति को जानकर हम उस चुनौतियों को आराम से कम कर सकते हैं। ज्योतिष की सहायता से हम शुभ समय को पहचानने में मदद कर सकते हैं, जिससे हम क्या होता है, अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई परेशानी और दिक्कत आती है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिष केवल समस्याएं नहीं बताता बल्कि उसे निपटने के लिए अलग अलग रेमेडीज और गाइडेंस भी दे सकता है। जैसे आप एक तरह से समझ लिए कि एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। जब आपको पता है कि आगे लाल बत्ती है तो आप क्या करेंगे, गति धीमी कर लेते हैं, और जब हरी बत्ती होती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ज्योतिष भी हमें जीवन के रास्तों पर आने वाली चुनौती और अवसरों का संकेत देता है, ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष नियतिवाद नहीं है। नियतिवाद मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स ही होना है कि इस तरीके से ही होना है। यह सिर्फ हमें संभावनाएं बताता है, पॉसिबिलिटीज बताता है हमें। लेकिन जो फाइनल डिसीजन किसका होता है, वो होता है हमारे कर्म, कि हम अपने कर्म कैसे करते हैं। हम उन चीज़ों को अपने व्यवहार के अंदर लेकर आते हैं, नहीं आते हैं, हम अपने कर्म के अंदर उससे कितना अलाइनमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक डॉक्टर आपको बीमारी बताता है और दवा देता है, लेकिन दवा लेना और ठीक होने के लिए प्रयास करना आपकी जिम्मेदारी है। वैसे ही ज्योतिष आपको ग्रह के प्रभाव बताता है, गाइडेंस देता है, संभावित मार्ग बताता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उन प्रभावों का सामना कैसे करना है और अपने जीवन को कैसे दिशा देनी है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ज्योतिष हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक बने, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। तो इससे कुल मिला के हमारे को क्या एक निष्कर्ष निकल के आता है, इससे ये निष्कर्ष के आता है कि ज्योतिष एक विशाल और गहरा विज्ञान है, जिसे समझने के लिए अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता होती है। और आज हमने केवल इसका एक संक्षिप्त परिचय और मूलभूत सिद्धांतों को ही समझा है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ज्योतिष के बारे में एक स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण मिला होगा। यह सिर्फ भविष्यवाणी का खेल नहीं है, बल्कि आत्मखोज यानी सेल्फ इन्वेंशन, कर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लैनेट्स की, उनको समझने का एक अद्भुत मार्ग है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे हम ऑनलाइन वीडियो के अंदर एक क्रमवार तरीके से वीडियो बनाएंगे, जिससे आप एक के बाद अगर एक वीडियो देखते रहेंगे लगातार से, तो आपको ज्योतिष की समझ आती रहेगी। और मैं था आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।